हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, काफी लोगों को ये चैप्टर को लेके बहुत ही डिफिकल्टी होती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, चैप्टर बहुत सिंपल है। ओके, शुरू करते हैं। तरीका होगा यहाँ पे बेस से लेके शुरू करेंगे तो बहुत सिंपल जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे इलेक्ट्रो ये वर्ड ख्याल आता है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बिल्कुल सिंपल रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो इसके भी दो ब्रांचेस होते हैं। ओके, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड द सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप साइंस पढ़ते हो या स्पेशली फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको टर्म्स का मतलब, जो वर्ड्स है उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे अगर कह दिया स्टैटिक, तो स्टैटिक यानी स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी रेस्ट, यानी दिस इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, और ऐसा वाला आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा या आपने काफी टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे होंगे, वो स्केल रब करना हेयर पे प्लास्टिक का, और जो पेपर बीड्स अट्रैक्ट होना, ठीक है, या फिर चार्जेस डेवलप हो जाना कुछ क्लॉथ पे, ठीक है, वो सब कौन सा पार्ट है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट करंट, इस वर्ड का मतलब होता है मोशन। तो यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, दिस इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दिस इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ओके, और हमको जो चैप्टर दिया है क्लास 10 में, इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। ठीक है, हमको इसके बारे में डिस्कस करना है, जहां पे चार्जेस को फ्लो कराया जाएगा। ऐसे मटेरियल्स यूज किए जाएंगे जो चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, एंड यू नो कि ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली मेटालिक कंडक्टर्स का डिस्कशन करेंगे, मेटालिक वायर का डिस्कशन होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटालिक वायर, इसके अलावा कुछ सोल्यूशंस भी होते हैं, जैसे NaCl का सोल्यूशन, एसिड का सोल्यूशन, बेस का सोल्यूशन, ठीक है, जिनके अंदर आयंस होते हैं, कैटायंस, एनायंस, और ऐसे सोल्यूशंस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस, लेकिन उनके बारे में हम यहाँ फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो डिस्कशन है वो मेटालिक वायर के अंदर से कंडक्शन का बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी या स्टडी ऑफ चार्जेस, दो पार्ट, स्टैटिक, करंट। स्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। ये तुम 12th में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, एंड अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो दिस इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, और यहाँ पे हम कंडक्टर्स की एबिलिटी की बात करेंगे, मेटालिक वायर के अंदर से कैसे करंट पास होता है वो डिस्कशन होगा। एंड यू ऑल्सो नो कि भाई कंडक्टर का अपोजिट टर्म क्या होता है? इंसुलेटर, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देते। अब जैसे कि ये अगर प्लास्टिक है, ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज एन इंसुलेटर, तो अगर हम इधर चार्ज सेंड करते हैं कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये चार्ज इस साइड में नहीं फ्लो करेगा, ये चीज हम जानते हैं, बिकॉज दिस इज इंसुलेटर। अगर यही कंडक्टर होता तो यहां से चार्ज उसके अंदर से फ्लो कर जाता। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि कंडक्टर बनने के लिए एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आवर चैप्टर इज, हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है? ऑब्वियसली इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
मेटल्स कैसे कंडक्ट करते हैं और वही नॉन मेटल्स क्यों नहीं कंडक्ट करते, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ यू कंपेयर, मान लो कि मैंने यहाँ पे मेटालिक वायर ले लिया और ऐसा ही एक रॉड नॉन मेटल का लिया है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा? दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल। ठीक है, यहां पे डिफरेंस आता है, या फिर आप पहले ये समझ लो कि कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, व्हाट एग्जैक्टली इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो ये बात हमको समझना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए फ्री चार्जेस का होना जरूरी है। उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जिसको आप कंडक्शन कराना चाहते हो, जिसके अंदर से, उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होने जरूरी है। अगर चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसे चार्जेस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ गुड कंडक्टर। अगर उसके अंदर फ्री चार्ज पहले से अवेलेबल नहीं है, तो फिर कंडक्ट करने के लिए चार्जेस अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कंडक्शन कैसे होगा? दैट विल बी इंसुलेटेड। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि मेटल के अंदर फ्री चार्ज कहां से आए, नॉन मेटल्स में फ्री चार्ज है या नहीं, वो भी हम वहां पे देख लेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करो अगर मेटल और नॉन मेटल के एटम्स की, तो होता ये है कि मेटल के एटम्स जो होते हैं ना, दे आर जनरली लार्जर इन साइज कंपेयर्ड टू नॉन मेटालिक एटम्स। अगर आप बात करो मेटालिक और नॉन मेटालिक एटम्स की, तो यहां पे नॉन मेटालिक एटम्स का जो साइज होता है वो मेटालिक एटम की साइज के हिसाब से बहुत छोटा होता है। ठीक है, 22 ही तो भाई नॉन मेटल हैं, तो आप समझ सकते हो कि आगे जितने भी आ रहे हैं सब बड़े बड़े मेटल्स ही होंगे। ओके, और मेटल्स के पास केमिकली एक और खूबी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की। ओके, तो यहां पे जब अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन की, तो ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो क्या होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर है उनकी तो बात हम फिलहाल नहीं करते, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में डिस्कशन होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कौन करता है एटम के अंदर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सेंटर होल्ड करता है पॉजिटिव न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो यहां पे ये डिस्टेंस देख लो, इस वाले में डिस्टेंस देख लो, क्या दिख रहा है कि जो डिस्टेंस मेटल में है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर का, ठीक है, वो ज्यादा है, और यहां पे डिस्टेंस कम है। ऑब्वियसली जहां डिस्टेंस कम है वहां फोर्स ज्यादा अच्छे से होगा, यानी कि यहां पे न्यूक्लियस बहुत टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, जबकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं रहेगा किसमें? मेटल्स के अंदर। इसलिए क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन स्किप आउट होकर बाहर आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यहां मेटल के अंदर यू विल फाइंड एटम्स के अलावा यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकले हुए रहते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम से बाहर निकल गए हैं, जो बागी हो गए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड ऑब्वियसली दीज आर फ्री चार्ज कैरियर्स, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। और यही चीज वहां नहीं अवेलेबल होने की वजह से, नॉन मेटल्स में फ्री चार्ज नहीं होने की वजह से, दे आर इंसुलेटर्स या दे आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल सरल भाषा में आपको याद रखना है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जो एग्जैक्टली कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर्स कौन है? उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स में से निकले हैं। ओके, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, या मेटालिक वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले कुछ फिजिक्स की बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आप बात करो कोई भी फिजिक्स का टॉपिक जब पढ़ रहे हो, जैसे आपने 9th में मोशन चैप्टर पढ़ा, साउंड पढ़ा, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, कोई भी फिजिक्स अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां बेसिकली हम पढ़ते क्या है एग्जैक्टली, ये सोचो अगर, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हम उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है
उसी के बारे में मेनली डिस्कस करते हैं, राइट। जैसे अगर मोशन चैप्टर था तो वहां हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, राइट, ये सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। अगर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन था तो वहां पे फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ऐसी चीजें पढ़ी हमने। साउंड चैप्टर में क्या पढ़ा? स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, ठीक है, ऐसी चीजें, टाइम पीरियड, ये सब चीजें पढ़ी हमने। ग्रेविटेशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो क्वांटिटीज होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसका हम फॉर्मूलाज एंड ऑल उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। तो यहां भी कुछ और नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी में भी हमको कुछ ऐसे ही पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि कैसे चार्ज स्टार्ट होगा ऑब्वियसली चार्ज से, तो एक क्वांटिटी चार्ज हो जाएगी, फिर चार्ज जब फ्लो करता है तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम। करंट कैसे फ्लो होता है, उसके लिए क्या होना जरूरी है, क्या अप्लाई करना जरूरी है, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, ठीक है, और जब करंट फ्लो करेगा तो बीच में रुकावट भी आएगी, आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है, और जब रुकावट आएगी तो वहां पे ऑब्वियसली हीट भी डेवलप होगा, हीट जनरेटेड, तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बस यही डिस्कस करते करते और हमारा चैप्टर एंड होगा, ठीक है। उससे फॉर्मूलाज बनेंगे और फिर उसको हमको न्यूमेरिकल में यूज करना है, ओके। तो नॉट अ बिग डील, मैं यहाँ पे जो बेसिक तीन पहले क्वांटिटीज जो है वो मैं बता दूं। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे। पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर लें, ठीक है, कि इस चार्ज को पहले तो ये कि भाई इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल में, हम इसको क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल हो स्मॉल हो फर्क नहीं पड़ता, क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस करंट को आई लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है मैं पहले लिख देता हूं, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, याद रखें। और करंट को मेजर करने के लिए जो एस आई यूनिट काम आएगी दैट इज एम्पियर, क्या है वो, एम्पियर, ओके। इसके बाद चार्ज एग्जैक्टली क्या होता है, चार्ज एक ऐसी, मतलब आप कह नहीं सकते कि पार्टिकल, पर पार्टिकल के अंदर या बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी, ऐसा नहीं कि आप चार्ज पार्टिकल में से चार्ज को अलग कर सकते हो, ठीक है। चार्ज पार्टिकल में से आप ऐसा नहीं कि एक विदाउट एनी मास आप चार्ज को अलग कर सकते हो, ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल के अंदर की, जिसमें से क्या होता है कि वो बॉडी अपने आसपास में एक स्पेशल फोर्स एक्सर्ट कर पाता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर पाता है, और वो फोर्स कब फील होगा, जब दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके आसपास में जाएगा, ओके। हालांकि हमको ये चार्ज के बारे में डेफिनेशन 10th में नहीं पढ़ना, ठीक है, हम इसके लिए इसका सिर्फ दो टाइप्स देख लेंगे। भाई कौन से दो टाइप्स होते हैं इसके, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसके बारे में हमको पता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, राइट। इसके बाद व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है, it is the one which is on electron or the one which is on proton, कितना, that is plus or minus 1.6 10 raised to minus 19 कूलम, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, और इससे ज्यादा जो भी चार्जेस होते हैं वो इसी के मल्टीपल्स में होते हैं, ओके। ये स्टोरी बहुत सिंपल है, जैसे अगर आप कोई बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, अगर उसको नेगेटिव बना रहे हो, तो नेगेटिव बना रहे हो मतलब उसमें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अगर सबसे लोएस्ट नेगेटिव चार्ज जो पॉसिबल है किसी बॉडी में, वो कितना रहेगा, यही रहेगा माइनस 1.6 10 raised to minus 19 कूलम, लोएस्ट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इससे ज्यादा कितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी 2 into 1.6 10 raised to minus 19 कूलम, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज ही सबसे स्मॉलेस्ट है और इससे बड़े जो भी चार्जेस रहेंगे वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, या तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू या तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, यही रहेगा। ओके, तो यहां पे हमने चार्ज एग्जैक्टली देख लिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद चार्ज से बना हुआ एक क्वांटिटी दैट इज करंट। लेट्स सी व्हाट इज करंट। जब हम सपोज अब हमने एक वायर ले लिया, मेटालिक वायर है, और इस वायर में इसके अक्रॉस में हमने सेल लगा दिया। अभी फिलहाल मैं ये नहीं बता रहा कि सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो चार्ज को या करंट को फ्लो करा पाता है, वो अभी नहीं बता रहा। बस मैं ये बता रहा हूं कि भाई एक सेल है, आपको पता होगा कि सेल से हम करंट फ्लो करा पाते हैं। तो फिलहाल मैंने एक सेल या एक बैटरी व्हाटएवर, ठीक है, वो मैंने इस वायर के अक्रॉस में ऐसे लगा दिया, और यू नो बाई दिस साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव, दिस साइड इज कॉल्ड नेगेटिव। तो अब यहां पे क्या होगा, बहुत सिंपल रूल के हिसाब से जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहां के, इस वायर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कहां घूम रहे थे, जब हमने सेल नहीं लगाया था तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे थे, दीज आर एटम्स। तो जब ये सेल नहीं लगाओगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहां रहता है, एनी रैंडम डायरेक्शन, किधर भी मूव करते रहेंगे इनसाइड द वायर, कहीं भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है। एक वायर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इधर, ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। कब, जब अपने वायर के अक्रॉस में सेल या ऐसी कोई चीज नहीं लगाई। लेकिन जैसे ही सेल लगा दिया, अब देखो, अब ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव दे रहा है वायर को, तो अब इससे क्या होगा, भी हमने अभी पढ़ा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहां पे ये जो माइनस है, ये इस माइनस को क्या करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा, और ये प्लस इन माइनसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ओवरऑल इफ यू सी द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां शुरू हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल है। सेल का जहां नेगेटिव है वो नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दूर ढकेलेगा, और सेल का जहां पॉजिटिव लगा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को, जो अपोजिट चार्ज के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे वायर के अंदर किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में, अब उनका एक फिक्स डायरेक्शन हो गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कह सकते हो कि यहां पे क्या होने लगा, यहां पे चार्जेस फ्लो करने लगे एक नेट मैनर में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करने लगे। चार्जेस तो पहले भी फ्लो कर रहे थे पर नेट फ्लो नहीं था, वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन था, कोई इफेक्ट नहीं होता उसका, ठीक है। तो व्हेन चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग इन नेट मैनर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब यहां पे जो नया क्वांटिटी है वो आ गया, व्हाट इज दैट, यस इट इज करंट, ठीक है। तो व्हाट इज करंट, इट इज द डेफिनेशन देखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का, ठीक है, फ्लो होने का एक जो रफ्तार आ गया यहां पे, ठीक है। या अपने माइंड के लिए आप एक चीज याद रखो, करंट मतलब स्पीड ऑफ चार्ज। अब लिखना नहीं एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही, डिफरेंस है इस चीज में, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि स्पीड ऑफ चार्ज, चार्ज जितनी तेजी से फ्लो करेगा उतना करंट का वैल्यू हाई रहेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज जितने कम टाइम में फ्लो हो जाए उस चीज को आप करंट कहते हो, ये याद रखना। तो अब इससे इसका डेफिनेशन बन जाता है, या वी कैन गेट द फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज दैट, करंट, करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई लेटर से। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज और रेट आ गया मतलब क्या, डिवाइड बाय टाइम। तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। मान लो इस सर्किट में 10 कूलम चार्ज है और उस 10 कूलम चार्ज को सर्कुलेट होने में मान लो 5 सेकेंड लगे, तो करंट कितना हुआ, करंट हो गया 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। 10 कूलम बाय 5 सेकेंड इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे हमने फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर लिया, डेफिनेशन भी आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा अमाउंट का चार्ज कम टाइम में सर्कुलेट हो जाए, मतलब उतना हायर करंट हो गया।
ठीक है, ये समझो। अब मेरे को अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन किया जा सकता है 1 एम्पियर? देखना, अब हम इसी चीज को यूज कर सकते हैं कि 1 एम्पियर कब आएगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, सिंपल तरीके से ये 1 आ जाएगा। तो आई कैन से व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड या फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, द करंट विल बी सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, सिंपल है। इफ दिस विल बी 1 कूलम्ब, दिस विल बी 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी when 1 coulomb of charge flows in the circuit for 1 second, the current is said to be of 1 ampere। ठीक है, तो ये हो गया करंट एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस करना है, लेकिन इससे पहले मैं करंट के बारे में एक चीज और बता दूं कि करंट का यूनिट देखना, ऐसा यूनिट एम्पियर है, और करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है इसको एमीटर कहा जाता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मेजरिंग डिवाइस, करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस है क्या है वो एमीटर। एमीटर को सर्किट में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक सर्कल बना दिया, ए लिख दिया, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, दिस इज एमीटर। अब ये सपोज मान लो कि ये बल्ब है, ये एक सेल लगा हुआ है, एक सर्किट बुरी बनी हुई है यहां पे। ठीक है, अब एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, जहां भी आपको करंट जिस भी कंपोनेंट से मेजर करना है, जिस भी कंपोनेंट का करंट मेजर करना है, उसको सीरीज में लगा दो। अब जैसे यहां पे तो भाई एक ही चीज लगी है, बल्ब लगा हुआ है, तो इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एमीटर इसके साथ में सीरीज में लगा देंगे। आप कहीं भी लगा सकते हो, फिलहाल ये सब सीरीज ही हुआ, यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो। सिर्फ इस बात का ध्यान रहे कि प्लस के साइड में सेल का प्लस होना चाहिए, एमीटर के माइनस के सामने सेल का माइनस होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब माइंड में ये होगा कि सर सीरीज और पैरेलल का मतलब बता दीजिए, देख लेते हैं। ठीक है, जब आप कंपोनेंट्स को ऐसे कनेक्ट करते हो, एक का हैंड दूसरे से, दूसरे का दूसरा हैंड तीसरे से, उसका नेक्स्ट हैंड चौथे से, ऐसा वाला कनेक्शन होता है लाइन, एक ही लाइन में, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं इसको? तो यहां पे ये बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज कनेक्शन के हिसाब से कनेक्टेड है। ओके, तो अगर मान लो मैंने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, तो मैं कहूंगा कि हाँ यहाँ पे जो 4 बल्ब हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर जब ऐसा ना हो, मतलब मान लो कि 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में काफी सारे बल्ब लगे हों, ठीक है, 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। तो इस केस में आप कह सकते हो कि ये सेल से जो यहाँ बल्ब लगे हैं, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वेरी सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, हाँ, अगर मैंने एमीटर को ऐसे लगा दिया होता है इसके अक्रॉस में, तो उसको पैरेलल कहते हैं, वैसे पैरेलल में नहीं लगाते, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अगर मान लो कि यहाँ पे एक और बल्ब है, इसी वाले में एक और बल्ब है, तो अगर मैं इधर पे एमीटर लगा रहा हूं तो वो क्या मेजर करेगा कि इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे देख सकता हूं, अगर लॉजिक देखो तो जो करंट यहाँ से, ठीक है ना, करंट को हम पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं, थोड़ी देर में वो चीज बताऊंगा। ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई आई जितना करंट फ्लो हो गया, 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी है, वो करंट यहाँ से फ्लो कर गया, इधर से निकला है। जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि वायर डिवाइड हो गया, मतलब इधर पे क्या होगा, करंट भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो इधर का करंट हो गया I1 और जो करंट यहाँ बच के आया वो है I2, 2 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गया। तो अगर आपको मान लो
फिर देखोगे इधर देखो, यहाँ पे I1 आया, इधर से I2 आया, फिर रिकम्बाइन हो गया इधर पे, और फिर ये टोटल करंट I बन गया। तो अगर आपको टोटल करंट निकालना है तब तो आपको एमीटर को इस वाले यहां से यहां से यहाँ वाले पार्ट में कहीं पे कनेक्ट करोगे इन द सेम मैनर भाई, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। ये आपको ये एमीटर जो देगा वो टोटल करंट बताएगा। ये जो एमीटर है, मान लो इसको A1 नाम देता हूं, ये आपको I2 वाला करंट मेजर करके बताएगा। और अगर आपको इस वाले बल्ब का, ऊपर वाले बल्ब का अगर आपको मेजर करना है करंट, तो वहां पे उसके साथ सीरीज में आपको एमीटर लगाना होगा, एंड दैट विल लेट दैट बी A2, ठीक है। तो वो आपको I1 यानी कि इस वाले का आपको करंट मेजर करके बताएगा, ठीक है। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको करंट मेजर करना है, उस कंपोनेंट से सीरीज में आपको एमीटर को कनेक्ट करना है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। अब हमारा बेसिक हो गया यहाँ का। पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द लेटर V, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप याद रखो, V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो SI यूनिट है, इट इज ऑल्सो वोल्ट है, V से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रहे, अगर मान लो कि आया कोई न्यूमेरिकल में कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज 10 वोल्ट, तो आप ऐसे लिखो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सीधे ऐसे V इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ ले कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस नॉट अ बिग डील। यहां पे जब आप देखें कि भाई इस वायर में से नॉर्मली ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो नहीं करके जाएंगे जब तक आप सेल नहीं लगाते। तो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, यानी हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। ये चार्ज, माइनस चार्ज इस माइनस वाले को रिपेल कर रहा है और ये प्लस वाला अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली सेल लगा के आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे और वो डिस्प्लेस करे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या करना पड़ेगा, वर्क। मतलब ये सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली वी नो दैट वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी कि सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फॉर डूइंग दैट वर्क। कौन सा वर्क, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाला वर्क, ठीक है। और सेल के उसी एनर्जी को यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। आपको एक मैं पहले एक सिंपल एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, फिर हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। आपको यहां से पोटेंशियल डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत बढ़िया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वीडियो बना रखा है, ठीक है। पूरा ऐसे एनिमेशन में है, वो चीज देख सकते हो आप, ठीक है। पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। चाहिए तो आप चैनल पे जाके उसको सर्च कर देख सकते हो, ओके। यहां पे फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस, अब मान लो कि वी हैव टू टैंक्स, दो पानी के टंकी हैं यहां पे, और दोनों को आपस में एक ट्यूब से कनेक्ट किया गया, ओके। एक ट्यूब से आपस में जोड़ा गया। सपोज दिस इज टैंक ए, दिस इज टैंक बी। अगर हमने दोनों तरफ पानी के लेवल्स सेम रखे तो क्या लगता है, पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, करेगा अभी या नहीं करेगा। ऑब्वियसली वी नो कि भाई पानी इसमें फ्लो नहीं करेगा किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि दोनों तरफ आप देख सकते हो लेवल्स का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, लेवल्स सेम लेवल्स है। यानी देयर इज नो लेवल डिफरेंस, और आई कैन से देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी इसको भी आप कह सकते हो कि दोनों का लेवल सेम है, यानी पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही एक वायर को भी अगर आप उसके दोनों एंड्स को आपस में कनेक्ट कर दो बिना किसी सेल के, बस ऐसे वायर को जोड़ दिया दोनों एंड्स को, तो उसमें ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे। क्यों नहीं नेट मैनर में मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज यस वहां भी ऐसा ही कंडीशन होगा, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। आपको अगर चाहते हो कि यहां पे पानी या उस केस में इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स
या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहीं पे मान लो कि हम इस वाले को थोड़ा इसमें और पानी भर देते हैं, तो ऑब्वियसली लेवल डिफरेंस आ गया। देखो यहाँ पे इतना का डिफरेंस आ गया, और इस वजह से क्या होगा, ट्यूब ए से ट्यूब बी में, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल में ये वाटर फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ये वाटर फ्लो करना शुरू कर जाएगा। और यानी कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो इस ट्यूब में से वाटर फ्लो करने लगा, इस ट्यूब में से, ध्यान रहे, इस ट्यूब में से वाटर फ्लो करने लगा। ऐसे ही अगर हमने ये ट्यूब लिया, ये ट्यूब यानी दिस इज अ वायर, तो वायर के अक्रॉस में भी अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो उसमें से भी वाटर फ्लो करने लगेगा? नहीं, क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, या चार्जेस फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस ट्यूब में जैसे वाटर फ्लो करने लगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, वैसे वायर में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, अब हाई लेवल लो लेवल क्या है वो भी हम समझ लेते हैं इस चीज को। अगर मान लो कि हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसके एक साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक साइड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वहां ऑब्वियसली प्रोटॉन्स की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज न्यूट्रल कब होती है, ऑब्वियसली उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है, तो वो न्यूट्रल बना हुआ है। एनी एटम यू नो दैट न्यूट्रल बिकॉज कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या चार्ज हो जाएगा? उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सीड कर जाएंगे। तो यहाँ वही है कि मान लो एक मैंने सिस्टम लिया जहां पे एक तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनफैक्ट यहीं से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, इस साइड में नेगेटिव बन जाएगा। और ऐसा हमने सिस्टम ले लिया। फिलहाल मान लो ये कनेक्टेड नहीं है, फिलहाल समझो कि ऐसे, तो यानी ये दो टंकी की तरह ही है जहां पे इस साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इस साइड बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि इसको फिलहाल ऐसे समझो कि यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे अज्यूम करो तो ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे पानी का डिफरेंसेस था। अब अगर आप यहाँ पे एक पाइप, यानी क्या, यानी मान लो एक वायर कनेक्ट कर लेते हो इसके अक्रॉस में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग, जैसे यहाँ पानी फ्लो कर रहा था हाई लेवल से लो लेवल में। इलेक्ट्रॉन का हाई लेवल क्या है? ऑब्वियसली जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दिस इज हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इट्स हाई लेवल टू इट्स लो लेवल। ठीक है, ये नेट मैनर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। जैसे यहाँ पे वाटर कहां से कहां फ्लो किया? जहां वाटर हाई था वहां से, जहां पे लो था वहां पे। वैसे इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन हाई है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में या ज्यादा पोटेंशियल पे, वहां से इलेक्ट्रॉन के लो लेवल में। ओके, अब ये जो चीज है एग्जैक्टली सेल यही काम करता है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है। हालांकि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको 10th में नहीं है, बता देता हूं जिससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। बेसिक आइडिया देता हूं, ऐसा नहीं कि पूरा सेल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आपने एक नॉर्मल पेंसिल सेल देखा होगा, और अगर किसी ने आप लोगों में से उस सेल को तोड़ा हो, बचपन में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, तो काफी लोगों ने किया भी होगा, सेल को तोड़ा हो अगर कि भाई क्या है इसके अंदर कि ये करंट को फ्लो करा पाता है, बहुत एक्साइटमेंट था, देखा तो उसमें यार पूरा काला काला पाउडर और एक ऐसा कुछ ग्रेफाइट जैसा रॉड था। ठीक है, तो इनफैक्ट उसमें दो केमिकल्स हैं। मैं अभी सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे दो केमिकल्स हैं। आई विल कॉल दिस रॉड एज केमिकल 1, और जो पाउडर है उसको मैं नाम देता हूं केमिकल नंबर 2। तो ये समझो कि वहां दो केमिकल्स हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और क्या रिएक्शन? एक रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसे तो हमने पढ़ा है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन को रेडॉक्स कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रेडॉक्स कहते हैं।
यानी इलेक्ट्रॉन भी अगर एक केमिकल से दूसरा केमिकल अगर ले रहा है तो उसको भी रेडॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन चलता है जिसमें ये वाले केमिकल से इलेक्ट्रॉन ये सेकेंड केमिकल खींच लेता है। तो यानी क्या होगा, यानी ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, अपने साइड में रखेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो हियर बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन सेल के दो एंड पे, सेल का एक एंड पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, दूसरा एंड नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, और ये बिल्कुल उसी टैंक की तरह बिहेव करते हैं जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जब तक सेल में चलता रहेगा, सेल में जब तक केमिकल एनर्जी है, जब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा, तब तक क्या होगा कि भाई आपने वायर लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करके आया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया फिर इसने रिएक्शन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को फिर खींच लिया। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करने की एबिलिटी चलती रहेगी। और जैसे ही सेल में वो रिएक्शन करने की एबिलिटी खत्म हो गई, उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने की एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और सेल डेड कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये बात ध्यान रहे कि ये सेल इस तरह से, ये ड्राई सेल बिहेव करता है और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे वो लॉजिक समझ में आ गई हो तो एक चीज और समझते हैं कि एक छोटा पोटेंशियल डिफरेंस का सेल या एक छोटे वोल्टेज का सेल और एक बड़े वोल्टेज के सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी समझ लीजिए। कि जैसे अब यहां पे मैं इस टैंक का एक और सिचुएशन समझ लेता हूं, एक और सिचुएशन बताता हूं जहां पे ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, वही चीज है, पर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या देखो, यू कैन सी दिस इज टैंक, सपोज सी, दिस इज टैंक डी। अब ए और बी में भी पोटेंशियल डिफरेंस है और सी और डी में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पर फिर भी ऑब्वियसली यहां भी क्या होगा, सी से डी में पानी फ्लो करेगा, बट कहां पे पानी ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, ऑब्वियसली उसी साइड में फ्लो करेगा, उसी वाले केस में फ्लो करेगा जहां पे ये डिफरेंस जो है वो ज्यादा दिख रहा है। यू कैन सी द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर, लेवल डिफरेंस ओवर हियर, एंड यहां का डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, तो यू कैन सी कि इस वाले में डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा तेजी से वाटर फ्लो करा पा रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अगर सेल भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेता है, मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, तो वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल क्या कर पाएगा, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट करा पाएगा, यानी करंट की वैल्यू उतनी हाई हो जाएगी। मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यहां पे कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इसी को हम आगे ओम्स लॉ के नाम से हम इसको पुकारेंगे। ठीक है, फिलहाल बस इसको ध्यान रखो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते जाओगे उतना तेजी से चीजें फ्लो होती है। ठीक है, यहां पे फिलहाल चार्ज फ्लो होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर, द करंट विल बी हायर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लोअर, करंट विल बी लोअर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, करंट विल ऑल्सो बिकम जीरो। ठीक है, ये चीज समझ लो। अभी भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं करा पोटेंशियल डिफरेंस का, कर लेते हैं। मैं आपको शुरू से ये कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क कराने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में जो वर्क करने वाला है उसकी एबिलिटी, यानी इट इज बेसिकली द वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, लेकिन वर्क डन तो यार आप तो अगर उसको 1 घंटा यूज करोगे तो वो कम वर्क करेगा, 2 घंटा यूज करोगे ज्यादा वर्क करेगा। तो यानी कुछ तो उसको हम एक स्टैंडर्ड करके देते हैं। तो यानी मान लो कि 1 कूलम चार्ज लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लिए, कितना चार्ज बनाने वाला, एक कूलम। तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो वर्क करता है सेल, अगर छोटा सेल होगा तो कम वर्क कर पाएगा, ज्यादा बड़ा या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल रहेगा ज्यादा वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो उसी चीज से वैसे हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
हर एक यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज मतलब डिवाइड बाय क्यू करोगे 1 कूलम का आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस, इसका आप डेफिनेशन अब मान लो बन जाएगा, इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। याद रहे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज लाइक एनर्जी ऑफ द सेल, लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये समझो कि ये सेल की एनर्जी है जिससे वर्क होता है। हर एक यूनिट चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क होता है, ठीक है। कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन चार्ज करोगे तो भाई 1 कूलम पे कितना वर्क होने वाला है ये पता चल जाएगा, यूनिट बता दी मैंने, ठीक है। अब इसका मेजरिंग डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं, और इसका मेजरिंग डिवाइस क्या है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। मेजरिंग डिवाइस है वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस क्या था, एमीटर। वैसा ही यहाँ पे वोल्ट मीटर, सिंबल में कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, सिर्फ एक जगह V आ गया, प्लस माइनस रहेगा। और डिफरेंस ये है कि ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता था, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड रहेगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब अगर आपको ये जानना है कि इस बल्ब से इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना खर्च हो रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है उससे 1 कूलम चार्ज को पास करने में, तो आप वोल्ट मीटर को उसके अक्रॉस में ऐसे पैरेलल में लगाओगे। वहां भी नियम यही है, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, सेल के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ये सेकंड बल्ब का करना है तो उसके अक्रॉस में आप लगा दो वोल्ट मीटर, ठीक है। पूरा बल्ब कितना वर्क करवा रहा है पर यूनिट चार्ज से, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे लगा सकते हो। सभी बल्ब का अगर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट निकालना, टोटल निकालना, तो ऐसे कर सकते हो। यानी जो भी डिवाइस से करना है उस डिवाइस से पैरेलल आपको कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर को, ये ध्यान रहे, ठीक है। प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। एक क्विक ओवरलुक कर लेते हैं। अब तक हमने क्या करा, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, ठीक है। यहां पे हम कंडक्टर्स के अंदर, मेटल के वायर के अंदर कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं वो हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मेटल्स को कंडक्टर्स कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांटिटीज की, तो हमने पहले 3 क्वांटिटीज पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का सिंबल है Q, SI यूनिट है कूलम, इसका 2 टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव, स्मॉलेस्ट चार्ज है प्लस और माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। करंट की बात करें, इसका सिंबल है I, SI यूनिट है एम्पियर, ठीक है। इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस रेट से, किस तेजी से फ्लो करता है वो करंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया I = Q/T, ठीक है। चैप्टर का पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया, ठीक है। और 1 एम्पियर कैसे होगा, करंट 1 एम्पियर तब होगा जब चार्ज 1 कूलम का रहेगा, टाइम 1 सेकंड है। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस, करंट को मेजर किया जाता है यूजिंग अ डिवाइस एमीटर, ठीक है। क्योंकि SI यूनिट क्या है इसका, एम्पियर है, तो वैसे ही बना एमीटर, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। जहां से आपको करंट पता करना है जिसके साइड का, उससे आप क्या कर दो, उसकी साइड में उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, आपको करंट पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट वोल्ट है इसका, और हमने देखा कि इट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है, टू फ्लो द चार्ज टू द वायर। कितने एनर्जी से वो कितना एनर्जी अप्लाई करता है जिससे वर्क होता है 1 कूलम चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V = W/Q, ठीक है। यहाँ भी आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर को किया था, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेड टू बी ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, पर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, या टू सर्कुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 1 वोल्ट का, ठीक है। तो दैट इज सिंपल। यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस वोल्ट मीटर है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, ऑलवेज पैरेलल विद द डिवाइस जिसके अक्रॉस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीजें कर ली। अब इसमें से एक बात जो हम आगे ले जाएंगे
यू कैन सी जो हमने यहां पे डिस्कस करा हुआ था अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है आपस में जरूर कनेक्टेड है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट कनेक्शन, यू कैन सी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमने देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, सेल अगर आपने लगाया नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो करंट भी क्या रहेगा, करंट भी जीरो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप कम रख रहे हो, करंट भी कम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हो, करंट भी क्या होता जाएगा, स्पीड और चार्ज भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ओम्स लॉ में हमने ये सीखा, यानी करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। If potential difference is increasing, current is also increasing. If potential difference decreases, current also decreases. ये चीज देख लिया हमने। तो यहां तक तो हमको यही लग रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यही बस फैक्टर है जो करंट को डिटरमाइन करता है। पर एक्चुअली फिर ये भी पता चला जब इसको हम इक्वालिटी में बदलेंगे, ओम्स लॉ यही है, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी वायर में या किसी भी सर्किट में आप जितना पोटेंशियल रखोगे उस हिसाब से करंट बढ़ता जाएगा। अगर आप सेल ऐड करते जा रहे हो तो वहां पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा और ऑब्वियसली करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और उसी में आप देखो, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ तो एक इक्वल टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट लगाना होगा, उस कांस्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया V इज इक्वल टू, आई तो था ही, इक्वल टू, और ये कांस्टेंट लग गया आर। फिलहाल अभी मैं इसका नाम रेजिस्टेंस रिवील नहीं कर रहा, ठीक है, कर दिया ऑलरेडी, तो ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है वो मैं यहां बताऊंगा, पर फिलहाल ये कांस्टेंट को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां ये पता चल रहा है कि करंट सिर्फ एक बात पे नहीं डिपेंड कर रहा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे या वोल्टेज पे नहीं डिपेंड कर रहा, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सम मोर फैक्टर, वन मोर फैक्टर, एंड दैट इज आर, ठीक है। अब ये आर क्या है इसको हम देखते हैं, लेकिन पहले अब रेजिस्टेंस वाला जो एक और क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, वो हम समझ ले। रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करते हैं आर से, इसकी SI यूनिट है, व्हाट इज दिस, ओमेगा है ग्रीक लेटर में, ठीक है, बट हियर दिस इज कॉल्ड ओम, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज अपोजिशन टू करंट, करंट को अपोज करने वाला जो फैक्टर है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कौन सा अपोजिशन, कैसा अपोजिशन देख लेते हैं। दिस इज अ वायर, मेटालिक वायर, जिसमें होते हैं छोटे छोटे लड्डू, इनफैक्ट एटम्स, सॉरी, और ये जो एटम्स हैं इसमें से क्या निकलता है, क्या निकला हुआ रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्चुअली कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, सही है। तो जब हमने कोई सेल नहीं लगाया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई भी रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। मान लो कि एक सोसाइटी है जहां पे ये पेरेंट्स हैं, ये जो बड़े बड़े लड्डू दिख रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वहां पे कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो भाई सुधरे हुए बच्चे हैं, पर ये कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जो इस सोसाइटी में, इस गोकुल धाम की सोसाइटी में मान लो कि ये इधर उधर कहीं भटक रहे हैं, ठीक है, कोई इनको डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को ये। तो अब इन बागी बच्चों के लिए, इन आवारा बच्चों के लिए, अब यहां पे क्या किया, इनका जो कमान है उस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया गया। नाउ यू कैन सी दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये सेल लगाया, जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी मिली और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया, जो सही से माने उनको सही रास्ते से बता दिया कि भाई आ जाओ चुपचाप सही रास्ते पे, तो ये लोग तो फ्लो कर गए,
जो सही से नहीं मार रहे हैं उनको उल्टे तरीके से समझाया, ठीक है, यानी बोला यहां से एक तमाशा लगा और ये लोग यहां से भागने लगे, और इस तरीके से जो ये आवारा बच्चे थे जिनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, अब ये फ्लो करने लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है, कि सेल लगाने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर फिर भी जो करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है वो कहां से कहां दिखाया जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर ऐसा क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन्स आर द एक्चुअल फैक्टर्स जो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं और इसी को हम करंट कह रहे हैं, तब भी हम इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन में करंट को क्यों दिखाते हैं सर्किट में? हमेशा हम प्लस से माइनस दिखाते हैं, क्यों? तो ये याद रखें कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो आप अज्यूम करते हो, बहुत शुरू से अज्यूम किया जा रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। अगेन सवाल यही है, क्यों क्यों ऐसा अज्यूम किया जाता है? तो सर रीजन ये है, सबसे बड़ा पहला रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं कि भाई यहां से यहां फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, पर ये इलेक्ट्रॉन का थियरी, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी ही जो हुआ है वो काफी बाद में हुआ है, ठीक है। इससे काफी पहले करंट के बारे में या करंट का डिस्कवरी हुआ था, और करंट के बारे में, अब जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तो ऐसे उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन की थियरी थी नहीं, तो ये माना जाता था कि करंट भी कैसे कैसे फ्लो करता होगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, और हाई लेवल किसको माना जाएगा? लॉजिकली पॉजिटिव को। तो इस वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का डायरेक्शन पहले से अज्यूम किया जा रहा है, उसी चीज को फॉलो करते हुए, ठीक है, हम कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन जो अज्यूम किया हमने वो यही रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। थियरी में मिस्टेक ना हो इसके लिए वो चीज को चेंज नहीं किया गया। हालांकि दिस इज द एक्चुअल रीजन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो माइनस से प्लस होता है ये करंट का रीजन है, पर करंट का डायरेक्शन जो हम दिखाएंगे सर्किट में वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ठीक है। मूविंग बैक टू, यहां पे रेजिस्टेंस क्या है ये समझना है, ठीक है। तो अगेन बात करें, सोसाइटी थी, इस सोसाइटी में पेरेंट्स और कुछ आवारा बच्चों के बीच में कुछ तनातनी हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट आया, ठीक है, बच्चों को सीधा डायरेक्शन दिखाया एक चमाट लगा के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपने डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, एंड दैट इज करंट ऑब्वियसली। पर यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ समझो सोसाइटी में सभी अंकल भी सही नहीं होंगे, ठीक है, वो भी अपने पड़ोसियों के या फिर मान लो जो कुछ दूसरे बच्चे हैं उनको बिगाड़ने के चक्कर में भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले कुछ लोग, ठीक है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे वाले कुछ लोग, मान लो कि ये वो है बंदा जो ये बच्चा सही डायरेक्शन पकड़ लिया, तो उसको बता रहा है कि यार नहीं, इतना पढ़ाई करने से क्या होगा, थोड़ा जाओ ऐश करो, घूमो फिरो, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन पकड़ चुका है, सही दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है, उसको ये आइटम अब अपोज भी कर रहा है या उसके रास्ते में भी आ रहा है, उसके रास्ते का रुकावट बन रहा है, धड़ाम। और इस धड़ाम को क्या कहते हैं? दिस इज रेजिस्टेंस। ये जो अपोजिशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स जब जा रहे हैं तो उनके बीच में एटम्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो आ जा रहे हैं, इसकी वजह से जो रुकावट हुई, जो चार्जेस का स्पीड कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रॉन तेज फ्लो करता तो करंट ज्यादा था, पर इलेक्ट्रॉन को कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस। हेंस रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू करंट, करंट को अपोज करने वाला। इलेक्ट्रॉन तेज जाता तो करंट ज्यादा होता, पर रेजिस्टेंस आ गया, करंट कम हो गया, ठीक है, ये चीज समझो। तो यहां से हम अब ये जो लॉजिक है फिर यहां पे आ जाते हैं। तो हमको ये लग रहा था कि करंट जो वायर के अंदर होता है या इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, पर हमको यहां पे ये पता चला कि नहीं, एक और फैक्टर है आर, व्हिच इज द रेजिस्टेंस, इस पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आपने ऐसा वायर ले लिया जिसमें रुकावट ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? करंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। मतलब द करंट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली रेजिस्टेंस। और कैसा डिपेंडेंस है? अगर अपोजिशन है तो अगर रेजिस्टेंस होगा हाई तो करंट हो जाएगा लो, अगर रेजिस्टेंस होगा लो तो करंट हो जाएगा हाई। इनवर्सली आप यहां भी देख सकते हो, आर को इधर भेजोगे तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो गया, यानी यू कैन सी
आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां पे क्या था, इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, यानी ये पता चल गया। एंड वी ऑल्सो गॉट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, तो मैं यहां लिख दूं V इज इक्वल टू आई आर, यहां पे ये फैक्टर है हमारा रेजिस्टेंस। 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए हमने। पहला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, और तीसरा आया V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस अपोजिशन टू करंट, ऐसा यूनिट है ओम, रिप्रेजेंट किया जाता है R से। क्या है एग्जैक्टली वो भी समझ लो, ठीक है। एंड यहां पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी चीज समझो, ठीक है, कि अगर आपने एक सेल लगाया किसी एक बल्ब के अक्रॉस, मान लो एक सेल लगा दिया, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कितना है। तो करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट विल बी नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्टर। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वायर या वो जो डिवाइस लगाया है उसका रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस हाई हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी समझ ले आप, ठीक है, इस लॉजिक को भी समझ ले, ठीक है, कि रेजिस्टेंस करंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फर्स्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, देन ऑन रेजिस्टेंस। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई, करंट विल बी हाई, बट इफ रेजिस्टेंस इज हाई, करंट विल बी लो। ठीक है, अब यहां पे रेजिस्टेंस के बारे में तो हमने समझ लिया, पर आप इससे जुड़ा हुआ एक और क्वांटिटी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यस, दैट इज रेजिस्टिविटी। देख लेते हैं भाई रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस अगर आ गया तो रेजिस्टिविटी क्या चीज है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी, ठीक है, इससे पहले एक चीज और अबाउट रेजिस्टेंस, इस सर्किट में कुछ ऐसे डिवाइस भी लगाए जाते हैं जहां पे हमको ऐसे सेगमेंट्स में जहां करंट को कम भी करना है, तो वहां पे हम ऐसे डिवाइस लगाते हैं जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ऐसे डिवाइस को रेजिस्टर्स कहा जाता है। अपने सर्किट में ऐसे जो प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं उसमें आपने अगर ऐसा देखा हो, इस तरह का ऐसे कलर बैंड भी होते हैं, उसका ऐसे डिवाइस देखा होगा, दैट इज रेजिस्टर, ठीक है। और इसको हम सर्किट में रेजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर रेजिस्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू आप वहीं पे चेंज भी कर सकते हो, तो उसको वेरिएबल रेजिस्टर कहा जाता है, ठीक है, या फिर रियोस्टैट कहा जाता है। और उसको आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल रेजिस्टर, ये जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टर, ओके। और रेजिस्टर्स को अभी आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, रेजिस्टर्स को भी आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज रेजिस्टर इन सीरीज, दिस इज रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू, मान लो ये R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और रहेंगे तो प्लस सो ऑन, ठीक है। रेजिस्टर अगर पैरेलल में होंगे, इसका अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो ऑब्वियसली मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। दिस इज रेजिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल जब में कनेक्टेड होता है तो उसका रिजल्टेंट टोटल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी पैरेलल में होगा तो कंबाइंड टोटल रेजिस्टेंस का इंपैक्ट क्या होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला। सीरीज में होगा तो, ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा, ये फॉर्मूला। यानी सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगते हैं तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, यू कैन सी डायरेक्टली ऐड किया, मतलब रेजिस्टर का वैल्यू बढ़ जाता है। पर अगर पैरेलल में लगता है तो आप चेक कर सकते हो, वैल्यू डाल के वेरीफाई कर सकते हो, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि हम रेजिस्टर्स को सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो आंसर क्या होगा, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये चीज समझो, ठीक है। कमिंग बैक टू
रेजिस्टिविटी क्या है? तो मान लो कि ये हमारा वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है, जिसका लेंथ है एल, और इसका हमको पता करने को कहा गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने शुरू किया, तहकीकात शुरू किया। अब सोचो कि अगर मान लो अपने दो वायर लिए होते सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, लेकिन एक वायर बड़ा होता और एक छोटा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है, अगर आपने सेल लगा दिया तो वो कोलाइड करते जाएगा और उस कोलिजन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लो कोलाइड करता हुआ गया, एटम से टकराता हुआ गया, ठीक है, यानी एक तरह से ट्रैफिक फेस करता हुआ गया और उधर पहुंच गया, हमने सेल लगाया था, ठीक है। और इस बड़े वाले वायर में यहां भी मान लो कि वो रेजिस्टेंस झेलता हुआ गया। तो क्या लगता है कि जब हम छोटा लेंथ का वायर लेंगे और बड़े लेंथ का वायर लेंगे, इसमें ज्यादा ट्रैफिक झेलनी पड़ेगी, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली यहां पे, ठीक है। अब रियल टाइम एग्जांपल ले लो कि मान लो दो एक ही चौड़ाई वाले, एक ही टेक्सचर वाले रोड है, और एक रोड समझो नजदीक के लिए, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के लिए छोटा रोड है, और एक लंबा रोड है, ज्यादा दूरी पे जाना है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक ज्यादा कहां पाई जाएगी? ऑब्वियसली बड़े वाले रोड पे। तो रेजिस्टेंस विल बी हाई, अपोजिशन विल बी हाई ऑन द लॉन्ग लेंथ रोड। यहां पे भी लॉन्गर वायर में रेजिस्टेंस हाई रहेगा। मतलब क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इफ द लेंथ विल बी मोर, रेजिस्टेंस विल बी मोर। आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर बात करते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये कैसा डिपेंडेंस है वो भी देख लो। कि मान लो दो रोड्स ले लिए, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के जाने के लिए है, दूसरा भी ए से बी तक के जाने के लिए है, पर एक रोड बहुत नैरो है, बहुत ही पतला रोड है, और दूसरा बहुत ही ब्रॉड रोड है, मान लो 6 लेन रोड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहां पे ट्रैफिक होने के चांसेस कम होंगे? चौड़े वाले में। ज्यादा ट्रैफिक होने के चांसेस कहां रहेंगे? नैरो वाले में, भले ही लेंथ सेम है। यहां पे अब समझो ज्यादा ट्रैफिक मतलब रेजिस्टेंस, तो ज्यादा रेजिस्टेंस कहां हुआ? नैरो वाले में। यानी जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है, उधर पे जहां विड्थ कम होगी वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई। और एग्जैक्टली वही चीज यहां पे है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा रहा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहा, नैरो रोड रहा, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस वहां बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमको ये बात पता चली कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। बस ये चीज कंबाइन कर लो। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी R is proportional to L and inversely proportional to A, ठीक है। ऑलमोस्ट हम यहां फॉर्मूला निकालने ही वाले थे कि पता चला कि नहीं यार, यहां पे तो एक कांस्टेंट भी लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी है। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां रो लगा दिया, ठीक है, अब यहां पे दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई भाई? देख लो, यहां पे ये पता चल रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करता। आप गलत थे, वो एक और बात पे डिपेंड कर रहा है। एंड व्हाट इज दिस? रो। रो इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, और ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, कि आपने कौन सा वाला वायर लिया है। क्या वो एल्यूमिनियम का है, क्या वो कॉपर का है, क्या वो सिल्वर का है। यानी अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग एटम का डेंसिटी होगा, अलग अलग ऑब्वियसली रेजिस्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी। तो यानी कि हम सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। वो यहीं से पता चल गया। तो वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, यहां पे आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रो एल बाई रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंटू लेंथ बाई एरिया। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट भी निकाला जा सकता है। बाकी सबको अगली साइड भेज दो, तो ये ए हो जाएगा ऊपर, एल आ जाएगा नीचे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की हो गई मीटर, 1 मीटर कैंसिल हुआ, क्या हो गया? ओम मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियोस है मेरा, वो चेक कर सकते हो। ओके, अभी हम यहां पे ऑलमोस्ट वी हैव डन, ठीक है।
दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। तो हमारा समझो यहाँ पे थियरी पार्ट जो है, जो मोस्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल एंड ऑल सब डिपेंड करता है, वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बताऊंगा आपको कि कैसे हीट जनरेट होता है, जिसमें जूल्स लॉ भी आ जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब हम करंट पास करते तो हीट जनरेट होता है, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी हम यहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हीट जनरेटेड के लिए हमने ये देखा कि अगर हम वायर ले रहे हैं, उसमें अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, ऑब्वियसली किसी भी डायरेक्शन में। पर जैसे ही हमने अगर सेल लगा दिया, सेल लगाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, कहां से कहां, फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएंगे, माइनस टू प्लस में, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो यहां पे बीच में वो टकराते भी हैं एटम से, और जब कोलिजन हुआ, दैट इज जब रेजिस्टेंस आया, तो इससे एक चीज और होती है। अगर आपने 9th में वो बुलेट वाला एग्जांपल देखा होगा कि बुलेट जब जाके टारगेट को हिट करता है तो आपने देखा होगा उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्यों हीट प्रोड्यूस होती है? बिकॉज वो जो बहुत तेजी से जा रहा है बुलेट, उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो बुलेट जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जब वो टारगेट से टकराता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। वैसे यहां पे भी जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, और जब वो टकराएगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी। इसीलिए वायर में हीट डेवलप होता है। वो इलेक्ट्रॉन जब एटम से टकराते हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो हीट जनरेट होता है। और इस हीट के लिए अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो तो नॉट अ बिग डील, हीट एनर्जी है। आपने इससे पहले अगर एनर्जी का फॉर्मूला ना देखा हो तो वर्क का फॉर्मूला याद करिए। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को यहां भेज दो, वर्क का फॉर्मूला आ गया VQ, W इज इक्वल टू VQ। अब मैंने V की वैल्यू डाल दी, V को V रहने दिया, और Q को हम क्या पुट कर सकते हैं, I इक्वल टू Q बाई T है भैया, तो Q क्या हो जाएगा, IT। तो यानी Q की जगह पे हम लिख सकते हैं IT। हमको हीट का फॉर्मूला मिल गया VIT, राइट। और यहां पे V को आप IR भी पुट कर सकते हो ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR सीखा हमने, तो ये हो जाएगा IR इंटू IT, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। हीट का दूसरा फॉर्मूला आ गया, पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, और एक और हो जाएगा। इसी में अगर मैं I को V अपॉन R पुट कर दूं तो देखो ये हो जाएगा V अपॉन R द होल स्क्वायर इंटू RT, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम V स्क्वायर T बाई R, ठीक है। यानी हीट का तीन फॉर्मूला, तीन फॉर्मेट, पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, तीसरा V स्क्वायर T बाई R, ठीक है। अब इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसी को स्टेट करते हुए बन जाता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसमें क्या बताया गया कि हीट जनरेटेड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, पहला, और किस पे डिपेंड कर रहा है ये, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम फॉर विच द करंट इज पास। यही चीज आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है कि हीट जनरेट, इसी फॉर्मूला को वो इलैबोरेट कर रहा है। हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, आई स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा क्या है, टाइम फॉर विच द करंट इज पास। इस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो दैट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। सारे फॉर्मूलाज आप नोट करते जाइए, इसी बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। पावर की अगर हम बात करें तो पावर इज इक्वल टू, हमने 9th में पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क का ऑलरेडी फॉर्मेट हमने हीट के फॉर्म में इतने सारे फॉर्मूला लगा दिए,
तो अप्लाई कर दो। पहला फॉर्मूला लगाया VIT। वर्क को मैंने हीट कैसे पुट कर लिया, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हीट। तो आपने बेसिकली वर्क का भी तो फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, तो ये पुट कर सकते हो। VIT/T हो जाएगा, या फिर I स्क्वायर RT/T हो जाएगा, या फिर V स्क्वायर T/R अपॉन T हो जाएगा। सब में से T कैंसिल हो जाएगा और देखो क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पे पावर के भी हमको 3 फॉर्मूलाज मिल गए, ठीक है, जिससे अब काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। हमने बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज यहाँ कवर कर लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियोस बना रखे हैं चैनल पे, वो आप जाके जरूर चेक करिए, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, इस बात की श्योरिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।